नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल अस में। दिन भर स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में क्या हो रहा है और क्या हलचल रही, इस बारे में आज आपको मैं इस वीडियो में एक एक करके बताने वाला हूं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। लगातार भारतीय सेना अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती जा रही है और इन आतंकियों के जो हौसले बने हुए थे पहले, अब वो पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज भारतीय सेना ने बदला लेते हुए 2 आतंकियों को ठोक दिया है। आपको बता दें कि शोपियां जिले के सुगन गांव में देर रात तक चलने वाली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सुबह उन्हें असली अंजाम तक पहुंचा दिया। कश्मीर पुलिस के आईजी ने 2 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। अगली खबर की बात करते हैं तो मेड इन इंडिया कार्बाइन्स को लेकर आ रही है। भारतीय सुरक्षा बलों ने विदेश से कार्बाइन आयात करने की सोची थी, लेकिन इस परियोजना का कोई सही तरीके से हल नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने मेड इन इंडिया कार्बाइन खरीदने का मन बना लिया है, ताकि चीन से लगी सीमा पर जारी गतिरोध के मद्देनजर जरूरतों को पूरा किया जा सके। कार्बाइन पैदल सेना का इन्फेंट्री वेपन है। इंडियन आर्मी कई सालों से कार्बाइन की तलाश में है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पश्चिम बंगाल स्थित ईशापुर प्लांट में तैयार कार्बाइन सशस्त्र बलों को ऑफर भी किए गए हैं, जिसे खरीदने पर विचार भी किया जा रहा है। तीनों सशस्त्र बलों की तरफ से हथियार खरीद की डील करने वाले अधिकारियों ने कुछ दिन पहले कार्बाइन का ट्रायल भी किया था। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको जानना जरूरी है कि बहुत ही कम देश हैं जो कार्बाइन को निर्यात करते हैं, और वो भी कम मात्रा में। ऐसे में भारतीय सशस्त्र बलों की आयात की प्लानिंग पूरी तरह से होती भी नहीं दिख रही है। विदेशों से कार्बाइन आयात का मामला करीबन 2 सालों से फंसा हुआ था। ये प्रस्ताव डीएसी के पास पहले था, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो पाया। ऐसे में भारत में बने कार्बाइन ही उन्हें ऑफर किया गया। अभी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को करीबन 3.5 लाख कार्बाइन की जरूरत है, लेकिन उन्हें जल्दबाजी में ही विदेशों से 94,000 हथियार ही मंगाने की सोच रहे थे। अगर मेड इन इंडिया कार्बाइन को सशस्त्र बलों ने पसंद कर लिया तो कठिन परीक्षा से गुजरते हुए इसे शुरुआत में सीमित मात्रा में डिफेंस फोर्सेस को दिया जाएगा। CQB कार्बाइन को खरीदने का प्रस्ताव 2008 से ही प्रोग्रेस नहीं हो पाया। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कार्बाइन खरीदे गए तो उन्हें तुरंत चीन सीमा पर तैनात टुकड़ियों को दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में 600 राइफलों की दूसरी खरीद को हरी झंडी दे दी है। ये राइफलें भी पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के खिलाफ भारतीय जवानों को दी जाएंगी। ऐसे में दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अलावा हम SSS की जो असॉल्ट राइफल्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनकी तुलना काफी हद तक 600 राइफल से की जा सकती है। लेकिन अभी उन्हें भी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, यानी कि कठिन परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा। SSS डिफेंस की जो राइफल्स हैं उसके बाद ही इन्हें सेना के लिए तैयार किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारत के मिसाइल प्रोग्राम्स को ही लेकर आ रही है। दरअसल DRDO ने 1 महीने में करीबन 4 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है और अब परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम शौर्य मिसाइल की तैनाती को हरी झंडी भी दे दी गई है, क्योंकि भारत कह चुका है कि हम अपनी अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत सरकार ने जहां 5000 किलोमीटर रेंज की पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली K5 बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में आगे बढ़ चुकी है, तो वहीं इसने 700 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक शौर्य मिसाइल को शामिल और तैनात किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। शौर्य मिसाइल पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की गई BA-05 मिसाइल का जमीनी संस्करण है और इसे DRDO ने विकसित किया है। मिसाइल विशेषज्ञों का मानना है कि शौर्य तेजी से तैनाती करने के लिए कंपोजिट कैनिस्टर में रखा जाने वाला डिलीवरी सिस्टम है, जिसे लंबे वक्त तक रखा भी जा सकता है। यानी कि अब शौर्य मिसाइल को भी भारत ने तैनाती की हरी झंडी दे दी है, जो कि बेहद जरूरी है चीन के बढ़ते हुए दबदबे को कम करने के लिए। अगली खबर की बात करते हैं तो वो क्वाड को लेकर आ रही है। क्वाड, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 4 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने टोक्यो में मुलाकात की। ये बैठक हिंद प्रशांत, दक्षिणी चीनी सागर और पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के आक्रामक रवैये के ऊपर हुई है। चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने मुक्त, खुले और नियमित आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को मजबूत करने की बात दोहराई। साथ ही अमेरिका ने चीन के प्रति एक आक्रामक रुख दिखाया है। कोरोना वायरस, भारत के साथ सीमा विवाद, दक्षिण चीनी सागर में अपना दबदबा बढ़ाना और वहां पर सभी पड़ोसी देशों को परेशान करना, कई सारे मुद्दों पर अमेरिका ने अपना आक्रामक रुख दिखाया। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन और पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान चीन की मदद से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट्स बना रहा है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हाल ही के दिनों में अपने द्विपक्षीय अभ्यास बढ़ाए हैं। साथ ही वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारत इस पर करीबी से नजर बनाए हुए है। दरअसल पीपुल लिबरेशन आर्मी की टुकड़ियों को पाकिस्तान के 12 इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ POK के दियोलिन और जुरा के आगे के क्षेत्रों में साथ साथ टोह लेते हुए देखा गया था। अधिकारियों ने बताया कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए POK में लसाइना डोक के पास दोनों ही देश मिलकर निर्माण कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के करीब
120 जवान और 25 से 40 नागरिक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि इस सिस्टम का कंट्रोल रूम पीओके के मुख्यालय में स्थित होगा। यानी कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है चीन का कि अपने आप को एक मिलिट्री पावर दिखाने की बजाय वो अब पाकिस्तान जैसे देश के साथ अपने सेना अभियान और भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है। यानी कि उसको पता है कि डायरेक्ट वॉर में चीन भारत के आगे नहीं टिकता है और ऐसे में अब वो इस तरीके के जो आप समझ सकते हैं कि भड़काने वाले कदम पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है। भले ही यहाँ पर चाहे ये दोनों देश कुछ भी कर ले, भारत तैयार है दोनों फ्रंट्स की वॉर के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, तल्खी बढ़ी है। ऐसे में चीन की मोटर सिच कंपनी भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के इंजन ओवरहॉल के लिए अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंडियन एयरफोर्स ने अनुबंध के लिए मोटर सिच को सबसे कम बोली लगाने वाला यानी कि L1 घोषित किया है। दोस्तों आपको बता दें कि इस तरीके का विकास का प्रोग्राम तब सामने आ रहा है जब भारत ने चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा रखा है और सुरक्षा के आधार पर कोई भी चीनी कंपनी भारत में निवेश नहीं कर सकती और अगर निवेश करना होगा तो उसके लिए कड़े मानदंड भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि यूक्रेनी एरोस्पेस कंपनी मोटर सिच हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज इंजन के दुनिया के सबसे अग्रणी निर्माताओं में से एक है। हालांकि अपनी उन्नत सैन्य तकनीक को पकड़ने के लिए मोटर सिच में जो ज्यादा हिस्सेदारी है उसे चीन ने खरीदा है, जिसके बाद विवाद भी खड़ा हो गया और इसमें अमेरिका और यूक्रेन ने इसका विरोध किया। इसी साल अगस्त में एक रिपोर्ट आई थी कि स्काई आई जोन के माध्यम से चीनी निवेश कई विदेशी कंपनियों के माध्यम से मोटर सिच का लगभग 80% हिस्सा रखते हैं। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय VK-25003 इंजन इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टरों के मोटर सिच पर ओवरहॉलिंग के लिए अनुबंध देने को भी तैयार हो गया है। ये जो रशियन हेलीकॉप्टर है जो कि ओरिजिनल सप्लायर्स हैं V5 हेलीकॉप्टर्स के, उन्होंने 28 सितंबर 2020 को भारतीय वायुसेना को लिखा था कि वे अपने मूल उपकरण निर्माता JSC UEC किलोमोव के माध्यम से सभी ओवरहॉलिंग और भागों के आपूर्ति के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको बता दें कि रूस ने भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इनवाइट किया था, इनकी ओवरहॉलिंग JSC UEC किलोमोव के द्वारा करेंगे। साथ ही ये भी कहा कि वे जल्द से जल्द मोटर सिच के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें। तो यानी कि ये एक तरीके का दोस्तों विवाद सा खड़ा हो गया है और ये एक तरीके की टेंशन भी हो गई है कि आखिर कैसे चीन की इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा है और इसके लिए इंडियन एयरफोर्स इस कॉन्ट्रैक्ट को देने के लिए तैयार भी हो गई है। दरअसल रूस यहाँ पर काफी महंगी ओवरहॉलिंग कर रहा है और वो हमेशा उसकी आदत रही है कि उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो काफी महंगे प्रोवाइड करता है। ऐसे में जो मोटर स्विच है उस पर ज्यादा हिस्सेदारी चीन की है, लेकिन इन्होंने सबसे कम बोली लगाई है इन्हें ओवरहॉलिंग करने के लिए। तो ये एक तरह से समझा जा सकता है कि भारत को किसी भी हाल में एक और ऑप्शन तलाशना चाहिए, भले ही थोड़ा सा महंगा पड़ जाए अगर हम दोबारा रूस से ओवरहॉलिंग की सुविधा प्राप्त करते हैं, लेकिन इस कंपनी को तो कतई भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए, भले ही इन्होंने बोली कम लगाई हो। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सैनिक शहीद हुए थे गलवान घाटी में, उस सब का बदला भारत ने धीरे धीरे लेना शुरू किया, इनके ऐप्स को प्रतिबंध कर दिया, इसके अलावा इन पर कई बड़ी स्ट्राइकें करी। लेकिन अब जो सुरक्षा का मामला है ये संवेदनशील है। आपको क्या लगता है, क्या इसी कंपनी को भारत को सस्ते दाम के चक्कर में ओवरहॉलिंग की सुविधा देनी चाहिए अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए, या फिर रशिया के पास जाना चाहिए जो कि भारत को काफी महंगे दाम पर इन उपकरणों को मुहैया कराता है? अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारत से जंग के लिए पाकिस्तानी नौसेना अपनी युद्धक क्षमता और ताकत को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी नौसेना के चीफ ने कहा कि वे अपनी महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण योजना के जरिए 50 से ज्यादा युद्धपोतों को शामिल करेंगे। इसमें 20 से ज्यादा प्रमुख जंगी जहाज होंगे। पाकिस्तान वर्तमान समय में हथियारों के लिए अपने सदाबहार दोस्त चीन और इस्लामी देश का खलीफा बनने की कोशिश करे तुर्की पर निर्भर है। पाकिस्तानी नेवी की तरफ से कहा गया है कि वे कुछ सालों में 4 चीनी फ्रिगेट्स और 2023 से 2025 के बीच में तुर्की में बने हुए मध्यम श्रेणी के कई जहाजों को शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि चीन के सहयोग से चल रही हैंगर पनडुब्बी परियोजना अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान और चीन के लिए 4 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी नौसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए चीनी डिजाइन पर आधारित टाइप 39B युआन क्लास की पनडुब्बियां खरीद रही है। डीजल इलेक्ट्रिक चीन की ये पनडुब्बियां पाकिस्तान की नौसेना की ताकत को बढ़ा सकती हैं, जिसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइलें लगी होती हैं। ये पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के कारण कम आवाज पैदा करती हैं, जिससे इसे पानी के नीचे पता लगाना मुश्किल हो जाता है। चीन पाकिस्तान को टाइप 054A श्रेणी की मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट्स भी दे रहा है, जो रडार को चकमा देने में सक्षम है। अगली खबर ताइवान को लेकर आ रही है। दरअसल चीनी हमले के खतरे का सामना कर रहे ताइवान अपने बचाव की तैयारी में जुट चुका है। ताइवान अमेरिका से $7 अरब के अत्याधुनिक हथियार खरीदने जा रहा है। दोनों देशों के बीच अब तक ये सबसे बड़ी डील होगी। इन हथियारों में क्रूज मिसाइलें, बारूदी सुरंगें और अन्य सैन्य साजो सामान होगा।
इस डील में सबसे खास हथियार है MQ-9 रीपर ड्रोन विमान, जिसे भारत भी खरीद रहा है। इन ड्रोन पर ताइवान 40 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। उधर ताइवान को नए हथियारों की बिक्री से चीन भी भड़क उठा है। आपको बता दें कि अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में अब तक ताइवान कुल 15 अरब डॉलर के हथियार खरीद चुका है या फिर इनके लिए आगे बढ़ रहा है। इससे पहले ताइवान ने अमेरिका से अत्याधुनिक टैंक खरीदे थे, लेकिन अब क्रूज मिसाइल और ड्रोन की खरीद से चीन पर और ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा। अगली खबर भारत और जापान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत और जापान ने साइबर सिक्योरिटी समझौते के अहम मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। दोनों देशों के बीच अब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 13वें भारत जापान संवाद सम्मेलन के तहत भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने समकक्ष मोटेगी तेशुमुशी के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि विदेश मंत्री 2 दिन के दौरे के लिए जापान में हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।